लोग कहां पर आ गए थे, रीति काल में आ चुके हैं, रीति काल में आ चुके हैं। और इसके पहले हमने हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हमने कवर करा दिया है। ठीक है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, साथ में थ्योरी वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि रीत काल में दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं, यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन बी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि ऑप्शन बी आपका आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है कि रीतकालीन कवि में कौन आते हैं, तो बिहारी, मतीराम, घनानंद और आपके भूषण, है ना, साथ में आपके बोधा, आलम, ठाकुर, ये सभी कैसे हैं, रीतकालीन कवि हैं। आपका जवाब बी राइट हो जाएगा। आते हैं लेपर स्कोर प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि रीत काल के प्रमुख कवियों में से हैं। चलिए यहाँ पर बताइए 2 नंबर में रीत काल के प्रमुख कवियों में से कौन है, खुसरो, रहीम, पट्टूदास या मतीराम। यहाँ पर देना है 2 का ऑप्शन राइट। चलिए 2 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए आ रहा है और किसी का यहाँ पर बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। मतलब यहाँ पर आपने शायद पहले प्रश्न में आपने ध्यान नहीं दिया है हमारी बातों को। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, मतीराम आपके बन जाएंगे। आंसर राइट आपका बनेगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपने गलती किया है तो इस प्रश्न को आप लोग सही करिए। कह रहा है निम्न कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर जन्म काल पूछ लिया, जन्म काल। तो देखो जन्म में देखा जाए तो आपके रहीम जी का जो जन्म हुआ था, इसका आंसर आपका बी होगा, क्योंकि रहीम का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, तो आपके 1556 में हुआ था। ठीक है, वहीं पर देखा जाए घनानंद का जो जन्म हुआ था ये आपका 1673 ईस्वी में हुआ था। वहीं पर रसलीन का जो जन्म हुआ था ये आपका हुआ था लगभग 1760 ईस्वी में करीब हुआ था। ठीक है ना, और इसके बाद इनका हुआ था 1766 के लगभग। तो कुल मिला के इसका राइट आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर रीत काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है। IMP क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देना है गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए तो देखो बताया गया है कि रीत काल में किस रस की प्रधानता काव्य आपकी रही है, श्रृंगार रस की, भक्ति काल की, शांति की या रौद्र की। जवाब क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नंबर बिल्कुल सही है। याद रखिए श्रृंगार काल की, क्यों, क्योंकि इस समय में नायक नायिका के भेद का विवेचना किया गया है। ठीक है ना, अर्थात कह सकते हैं कि नायक नायिका के बारे में ही इसमें से आपको बताया गया है। तो इस प्रकार से जवाब कौन सा बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है रीत काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। तो पहला पॉइंट दिया है कि रीत काल में अलंकार की प्रधानता थी, ये भी सही है। दूसरा है कि रीत काल की प्रमुख भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी, ये भी नोट करिए, अभी क्वेश्चन मिलेगा। तीसरा दिया है कि रीत काल में प्रकृति का आलंबन स्वरूप वर्णन हुआ है। तो याद रखिए रीत काल में प्रकृति का कोई भी वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। रीत काल में लक्ष्य ग्रंथों का प्रमुखता रही है। तो इसके पॉइंट जो सही है A1 नंबर, बी नंबर और आपका डी। गलती का है, गलती आपकी इसमें है, सी नंबर में आपकी है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसका सी नंबर आपका हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर आपके प्रकट चित्रण बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। चलिए पिछले प्रश्न को आपने नहीं सही किया था, अगर नहीं सही किया है तो इस प्रश्न को आप लोग सही कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या बुंदेली। चलिए सभी के जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ब्रजभाषा हो जाएगा, है ना। हर एक प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न में हम आपको कुछ ना कुछ पॉइंट बताएंगे जो कि आगामी जो क्वेश्चन होगा उसमें से वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है, रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद जो रहा है वो आपका कौन सा रहा है, सवैया, दोहा, चौपाई या छप्पे। चलिए यहाँ पर देना है आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा, 8 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए 8 का जवाब आ रहा है, ए नंबर और बी नंबर, सबके जवाब आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा ये रीत युग के जो कवि रहे हैं इनका सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है सवैया। क्या रहा है, सवैया रहा है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, सवैया छंदों का प्रयोग आपका बहुलता में किया गया है। वैसे देखा जाए कवित्व, सवैया, दोहा इत्यादि थे, किंतु इस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद जो माना गया है वो सवैया ही रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। हाँ, साथ में क्या होता है, इन्होंने श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को या बिहारी को? चलिए 9 नंबर आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक, है ना, प्रवर्तक आचार्य जो माना है वो आपके ऑप्शन राइट का सी हो जाएगा, आपकी चिंतामणि को। इसका जवाब जिसका आ रहा है सी नंबर, आपका जवाब सी नंबर हो जाएगा। चिंतामणि को रीतकालीन काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, चिंतामणि के उपरांत देखा जाए तो रीत काव्य धारा एक अवच्छिन्न रूप ने यहाँ पर चली गई थी। तो इस प्रकार से आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट आपका बनता है, क्या बनता है केशवदास के लिए? क्या बनता है कि डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने, किसने? डॉक्टर भागीरथी मिश्र, डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। ठीक है, वहीं पर आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीत काल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। ठीक है ना, कुल मिलाकर देखा जाए केशवदास को भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर बहुत आईएमपी निकल रहा है। क्या निकल रहा है कि देव ने, एक आपके देव आपके हैं, है ना, देव हैं, देव ने रीत को काव्य का द्वार कहा है। ठीक है, देव ने रीत को काव्य का द्वार कहा है, काव्य का द्वार कहा है, इसे नोट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कवि रीत काल का समय क्या था? चलिए यहाँ पर देना है। इसमें भी काफी अपवाद मिलते हैं समय में, समय का भी क्या होता है, अपवाद होता है। काफी लेखक दूसरा मानते हैं, काफी लोग दूसरा मानते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया है रीत काल का जो समय है वो आपका कौन सा है समय? तो रीत काल का जो समय माना जाता है ये मानते हैं, ऑप्शन राइट का बी हो जाएगा। ये 1700 ईस्वी, देखो यहाँ पर कह सकते हैं ईस्वी नहीं दिया है ना, ईस्वी नहीं दिया है, ईस्वी आपका संवत कह सकते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? बी वाला आपका बनेगा, बी वाला आपका हो जाएगा। मतलब देखा जाए अगर ईस्वी की बात करते हैं तो 1643 से लेके 1843 ईस्वी आपका माना गया है। ठीक है ना, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है जो कि देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का समय कितना माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितना माना है? याद रखिए इनके अनुसार जो माना है वो आपका इतना है। ठीक है, 1700 और आपको 1900, ये आपको इसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यही बनते हैं कि कौन से कवि है रीत काल के, या पूछेगा कि रीत काल को, है ना, क्या कहा गया है, ये पूछा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया था, है ना, क्या नाम दिया है? तो यहां पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? रीत काल दिया था, जिसका राइट आंसर यहां पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग यहां पर बाद में जुड़े हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी हमने क्रम से वीडियो बना दिया है उनको भी देख लीजिए, साथ में आपके जो थ्योरी वाले वीडियो उसको भी देखिए। ठीक है, पसंद आ रहा है तो एक थोड़ा सा सहयोग जरूर दीजिए, लाइक शेयर जरूर करें। चलिए, रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? यहां पर बताइए, रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल रसाल ने? चलिए 14 नंबर में ऑप्शन बी आ रहा है, कह रहे रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर जो कि काफी लोगों का जवाब यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, रेगुलर रहेंगे तो आपकी हिंदी साहित्य भी बिल्कुल आसान लगने लगेगी। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो किसने कहा है? हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो आपके किसने कहा है? चलिए यहाँ पर देना है श्रृंगार काल के बारे में। आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर। क्या बात है, आप लोगों ने पहले से तैयारी कर रखा है क्या? आप लोगों ने लगता है पहले से तैयारी कर रखा है, क्योंकि हमने कल ही बता दिया था कि रीत काल को आपको पढ़कर आना है। तो जो कि जवाब है आपको कौन सा? सी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, याद रखिएगा, रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर रीत काल को कला काल किसने कहा है? रीत काल को कला काल किसने कहा है? चलिए यहाँ पर भी जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, रीत काल को कला काल किसने कहा है? यहाँ पर 16 नंबर में। चलिए 16 नंबर में आ रहा है जवाब यहाँ पर आपका बी नंबर। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा है। तो आप लोगों का आंसर देखकर आप लोगों तो पहले से लगा देते हैं। तो रीत काल को कलाकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, अर्थात जिन्हें रसाल कहते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। रीत काल को कलाकाल किसने? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रीत काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? रीत काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? 18 का जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देना है 18 नंबर में, अलंकृत काल जो कहा है वो किसने कहा है? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका आ रहा है ए नंबर। सर यूपीएसआई के लिए पढ़ सकते हैं, तो भाई यूपीएसआई में यही क्वेश्चन तो आपको यूपीएसआई में भी होते हैं। और हमने आपको बताया है कि यूपीएसआई वाले भी बच्चे यहाँ पर रेगुलर देखते रहें, ताकि हिंदी साहित्य आपकी मजबूत होती रहे। क्योंकि ग्रामर पोर्शन आप इतना पढ़ लिए हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में अगर आप कमियां हो गई तो फिर आपको दिक्कतें होंगी, है ना। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी पगला सकता है और कभी भी हिंदी साहित्य का कह सकते हैं फोकस कर सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, जो कि आपका दिया कौन सा? मिश्र बंधु। 18 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। रीत काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने? तो आपकी मिश्र बंधु ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है रीत
रीतबद्ध काल। देखो हम लोग कहां पर आ चुके हैं, रीतबद्ध काल में आ चुके हैं। कह रहा है किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है, यहां पर आपसे पूछा है। और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो कौन बनेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आज हमने थोड़ा सा ही क्वेश्चन लिए थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको रीत काल के बारे में बता देते हैं। रीत काल बारे में हम थ्योरी थोड़ी सी आपको समझा देते हैं, है ना। कि देखो यहाँ पर समय आपको दिया है 1700 और आपका 1900 जो कि अभी बताया था। याद रखिए रीत काल के अधिकांश कवि कैसे थे, दरबारी थे, अर्थात राजाओं के आश्रय में उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। रीत काल के प्रमुख कवि एवं उनसे संबंधित दरबार, मतलब कह सकते हैं कौन से कवि किसके दरबार में रहते थे, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कवि बिहारी। बिहारी किसके दरबार में रहते थे, तो बिहारी रहते थे आपके जयपुर में आमेर राजा के दरबार में, ठीक है। चिंतामणि जो रहते थे वो आपके नागपुर में रहते थे, नागपुर राजा के दरबार में, ठीक है। केशवदास रहते थे ओरछा के राजा के यहाँ, ठीक है। अगला है भूषण। भूषण रहते थे पन्ना में, जो कि आपके एमपी में पड़ता है। भिखारी दास प्रतापगढ़ और आपके अवध में रहे हैं। बोधा जो कि पन्ना में। कुलपति मिश्र आपके जयपुर में। देव आपके पिहानी में। और मतीराम आपकी बूंदी। और रघुनाथ जो कि आपके कहां पर, काशी में। हाँ याद रखिएगा कि इनके नामकरण को लेकर विद्वान एक मत नहीं है, सब अपने अपने नाम अलग अलग बताते हैं, ठीक है। यहां पर देखते हैं कि रीत काल को नामकरण जो दिया है किसने दिया है, जो कि अभी आपने पढ़ा है कि रीत काल का नाम किसने क्या दिया है। देखो रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल को रीत काल ही कहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल ही कहा है, ठीक है। मिश्र बंधु ने क्या कहा है, तो अलंकृत काल कहा है, जो कि अभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। तीसरा है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है, तो आपके रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। याद रखिएगा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, किसे, रीत काल को, ठीक है। अगला दिया है कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है, तो कला काल कहा है, रीत काल को कला काल इन्होंने कहा है। यहां पर देख सकते हैं रीत काल में आपके रीत सिद्ध काव्य धारा भी हम लोग पढ़ेंगे, रीतबद्ध काव्य और आपके रीत मुक्त काव्य धारा इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं रीत काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ताकि आप लोग गलती न करो इस कारण हम आपको यहां पर समझा दे रहे हैं। देखो यहां पर बिहारी की कुछ आपकी कविता आपकी रचनाएं पूछा जाएगा कि बिहारी की कौन सी रचना है, तो आपकी बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। चिंतामणि की देखा जाए तो चिंतामणि की कौन सी है, तो कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार और रस विलास, ये किसकी हैं, तो आपकी चिंतामणि की हैं, ठीक है। अगला आपसे दिया है जो कि आपके दिया गया है कौन सा, ये तो आपका हो चुका है। यहां पर देख सकते हैं आपका दिया गया कौन सा, मतीराम। मतीराम की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है, ललित ललाम। ललित ललाम किसकी है, मतीराम की है। रसराज किसकी है, तो मतीराम की है। अलंकार पंचाशिका किसकी है, तो आपकी मतीराम की है, ठीक है। भिखारी दास की श्रृंगार निर्णय क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय किसकी है, भिखारी दास की है ना। अगला दिया है जसवंत सिंह, तो भाषा भूषण किसकी रचना है, भाषा भूषण रचना है आपके जसवंत सिंह की है, ठीक है। आनंद विलास भी इनकी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आनंद विलास किसकी है, तो आपकी जसवंत सिंह की है। भूषण के बारे में काफी क्वेश्चन बनते हैं, भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये तीनों ही रचना इनकी पूछी गई हैं, ठीक है। अगला दिया है पद्माकर। पद्माकर जो कि रीत काल में ही है, और इनमें क्या पूछा गया है, पदभरण किसकी रचना है, पद्माकर की है। जगत विनोद किसकी है, पद्माकर की है। गंगा लहरी किसकी है, पद्माकर की है ना। तो देखो वो साहित्य लहरी थी, ये गंगा लहरी है ना, गलती मत करिएगा, ये गंगा लहरी है जो कि पद्माकर की आपकी है, ठीक है। कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र की कौन सी, रस रहस्य किसकी रचना है, कुलपति मिश्र की है। संग्राम सार और मुक्ति रंगिणी, ये कुलपति की है। केशव के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, केशव दास की रचना कौन सी है, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। याद रखिए विज्ञान गीता जो कि आध्यात्मिक ग्रंथ आपका है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सभी आप लोग जानते हैं, केशव दास की सभी रचनाएं, है ना। अगला है दूल्हा है, ये आपका नहीं है। बोधा भी, बोधा में आपने पढ़ी है। घनानंद, घनानंद की यहाँ पर रचना में देखेंगे तो आपको पदावली, है ना, और इश्क लता। याद रखिए घनानंद की कौन सी है, इश्क लता, पदावली, ठीक है, और आपका सुजान हित। ये 3-4 क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे गए हैं आपके घनानंद के। अब आते हैं कवि देव। कवि देव की प्रेम तरंग, भाव विलास, ठीक है, और आपका दिया गया कौन सा, भवानी विलास, ठीक है, देव शतक, ये आपकी देव की है। सेनापति की एक आपकी है जो कि बहुत ही आपकी है, कवित्र रत्नाकर किसकी है, तो आपकी सेनापति की है। सेनापति की है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। चलिए यहाँ पर दीजिए जवाब, फटाफट जवाब दीजिए कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। चलिए काफी लोगों के जवाब भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, और आपके जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी। बिल्कुल बताइए किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर रामचंद्रिका, ठीक है, रामचंद्रिका है किसकी, तो आपकी केशवदास की है। किसकी है, केशवदास की है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। अब यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ से ये बनेगा कि जो आपकी केशवदास है वो रीत काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, ठीक है। केशवदास रीत काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, और इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था।
ये संगीत, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? तो आपकी रसिक प्रिया, ठीक है ना, और आपके यहाँ पर कौन सी है? रतन बावनी, ठीक है, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जयचंद्रिका, नखशिख, चंद्रमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका, है ना। और देख सकते हैं रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट और भी आपके इससे जुड़े हुए हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ है। कैसे हैं? तो कवि प्रिया, कवि आपका रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला ये कैसे हैं? रीति ग्रंथ हैं, जिनमें क्रमशः 9 रस, अलंकार और छंदों का निरूपण किया गया है। इसमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया और आपकी छंदमाला में किया गया है, ठीक है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन किया गया है, ठीक है। राम से आपको राम कथा याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और अगला है रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जस चंद्रिका आश्रयदाताओं को प्रस्तुत है। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनने वाला है, विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नखशिखा में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। किसमें? नखशिखा में, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अदर, यहाँ पर जो कि आपके ऑब्जेक्टिव है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है, ठीक है। रामचंद्रिका में महाकाव्य शैली अपनाई गई है। चलिए यहाँ पर देखते हैं आपके क्वेश्चन। थ्योरी नहीं भाई, आप लोग थ्योरी देख लेते तो ऐसे घबराते हो जैसे कि शेर आ गया हो आपके जंगल में। थ्योरी बिना थ्योरी पढ़े क्या आप लोग जीवन में पार कर लोगे क्या? ऑब्जेक्टिव टेस्ट बिना थ्योरी की पार कर लोगे क्या? थ्योरी ऐसे आती तो ऐसे लोग जैसे आप बस शेर आ गया हो और बिल्कुल भागने लगते हो जैसे कि थ्योरी पढ़ना हो। कहो तो हम थ्योरी पढ़ाना ही बंद कर दें, सीधा आंसर लगाना शुरू कर दें, सीधा आंसर ही बोलना करो शुरू कर दें। बिना थ्योरी के हो जाओगे क्या? बिना रोटी को आटा लगाए हुए क्या ऐसे पका दोगे क्या? बिना ऐसे पक जाएगा, पेट भी गड़बड़ हो जाएगा आपका। चलिए बताइए यहाँ पर रामचंद्रिका के कवि कौन है? आज के बाद आपको थ्योरी कभी भी नहीं पढ़ाएंगे, चाहे वो कौन सी थ्योरी हो चाहे कैसी भी हो। बिना थ्योरी के अब आपको सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताएंगे, कभी भी थ्योरी आपको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग का जीवन केवल अंधकार में चाहते हो कि हमारा जीवन अंधकार चला जाए। चलिए बताइए यहाँ पर रामचंद्रिका के कवि कौन है? रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा 2 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा। यहाँ पर केशवदास आ रहा है तो ऑप्शन बन जाएगा आपका ये नंबर केशवदास बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है, चलिए हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? चलिए 5 का जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कहा जाता है रसिक प्रिया का, जो कि आपकी केशवदास इसके रचयिता हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विज्ञान गीता के लेखक कौन है? अगर थ्योरी ना पढ़ाई होती तो ये क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते, है ना। थ्योरी पढ़ाया है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और हमने बताया कि अगर हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब उसी थ्योरी से क्वेश्चन बनने वाले भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विज्ञान गीता के जो लेखक है कौन है? तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर केशवदास, ऑप्शन सी केशवदास हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? चलिए 9 का जवाब देना है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? चलिए यहाँ पर भी जवाब क्या बनेगा आपका? आचार्य केशवदास, आचार्य केशवदास ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? चलिए तो अभी आपने देखा कि रामचंद्रिका, कवि प्रिया और विज्ञान गीता ये तीनों है किसके हैं? तो आपके केशवदास की हैं। लेकिन यहाँ पर दिया है भाषा भूषण, और भाषा भूषण किसका है? तो ये है महाराजा जसवंत सिंह का। किसका है? महाराजा जसवंत सिंह का, जसवंत सिंह का आपका है, ये कह सकते हैं आपका ग्रंथ, ठीक है। और यह एक अलंकार विषय ग्रंथ है, ठीक है। कैसा है? अलंकार का आपका विषय ग्रंथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? केशवदास की नहीं है। तो देखो आपने पढ़ा रामचंद्रिका इन्हीं की है, रसिक प्रिया इन्हीं की है, और आपकी विज्ञान गीता भी इन्हीं की है। लेकिन यहाँ पर दिया है अनेकार्थ मंजरी किसकी है? चलिए बताइए अनेकार्थ मंजरी जो है वो आपकी किसकी है? चलिए बताइएगा, क्योंकि इस प्रश्न को हमने इसके पहले भी आपको बताया है कि अनेकार्थ मंजरी जो आपकी है वो किसकी रचना है। चलिए अगर आप रेगुलर रहे होंगे तो आप जरूर जवाब देंगे, क्योंकि इस प्रश्न को हमने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया है। चलिए तो यहाँ पर 11 का जवाब यहाँ पर तो सी हो गया है, लेकिन है किसकी? नंददास की है। किसकी है? नंददास की है। हमने कल भी इसे बताया था, नंददास की है, ठीक है। तो इसका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भाषा बोल न जनाई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह जो पंक्ति है ये है आपके केशवदास की। किसकी है? केशवदास की है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। केशवदास से संबंधित आपकी पंक्ति है। इसके माध्यम से कह सकते हैं ये व्यक्त करते हैं कि परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। इनके माध्यम से ये जो आपका पॉइंट है इसमें बोला गया है कि परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। मतलब लोक भाषा हिंदी में तो कोई बातचीत तक नहीं करता है, ये कह सकते हैं इस पंक्ति में बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके
द्वारा लिखी गई हैं। कह रहा है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित। ये पंक्ति है किसकी? ये पंक्ति है आपके केशवदास की। किसकी है? केशवदास की है। इन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए ये पंक्ति रचित किया है केशवदास ने। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। नया प्रश्न मिले तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा है भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित। यह कथन किसका है? भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित, ये किसकी है? तो अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का जवाब आपका सी हो जाएगा, केशवदास की है ना, केशवदास की, क्योंकि पहला आपने पढ़ा है तो इसका जवाब आप जरूर दे पाएंगे। ऑप्शन बने आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? देखो यहाँ पर पूछा गया है भिखारी दास, है ना, आचार्य भिखारी दास जो कृति है वो भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, वो कौन सा है? तो इसका जो जवाब बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो ये है आपके रीत काल के रीतबद्ध धारा के आपके कवि हैं। भिखारी दास जो हैं ये रीत काल के रीतबद्ध धारा के श्रेष्ठ आपकी हिंदी कवि हैं, है ना। और ये इनकी जो आपकी बनेगी वो आपकी दो हैं यहाँ पर, काव्य निर्णय और रस सारांश। ये दोनों ही हैं किसकी? आचार्य भिखारी दास के हैं। याद रखिएगा इस प्रश्न में दो ऑप्शन सही हैं, काव्य निर्णय और रस सारांश, दोनों ही भिखारी दास की हैं, ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा इनसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि भिखारी दास का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो आपके प्रतापगढ़ के निकट आपका हुआ था, ठीक है। मृत्यु आपके बिहार में आरा के निकट आपके भभुआ में आपकी हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? भिखारी दास की नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। चलिए यहां पर दीजिए, तो आपका 17 का ऑप्शन आपका बनेगा। यहां पर देखो रस सारांश भिखारी दास की है, ठीक है। काव्य निर्णय भिखारी दास की है, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की है, लेकिन भाषा भूषण अभी हमने आपको बताया था कि भाषा भूषण किसकी है? महाराजा जसवंत सिंह की। किसकी है? महाराजा जसवंत सिंह के है, जसवंत सिंह के है भाषा भूषण, ठीक है ना। तो अब ये पॉइंट आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन रीतबद्ध कवि हैं? इनमें से कौन रीतबद्ध कवि हैं? चलिए यहाँ पर देना है, और जितने लोग जुड़े हैं तो उतने लोग लाइक तो कर दिया करिए भाई। सब लोग जितने लोग जुड़ जाते हैं उतने लोग भी यहाँ पर लाइक कर दिया करें, ताकि कम लोग भी रहें तो हमें तो ऐसा लगे कि हाँ जितने लोग हैं पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। जितने लोग हैं उतने पढ़ने वाले हैं, नहीं तो इतने लोगों की क्या होगा फिर? वही जानते हो फिर कि ज़्यादा कोई अगर कोई क्लास आपकी लगी होगी तो फिर वही जो एग्जाम चलता है उसी एग्जाम की तैयारी चालू हो जाती है फिर, ठीक है ना। तो जितने लोग जुड़ते हैं उतने लोग तो लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बताइए इनमें से कौन रीतबद्ध कवि हैं? रीतबद्ध कवि हैं यहाँ पर देना है 18 नंबर में। चलिए 18 नंबर में कौन सा हो जाएगा? तो आपके देखो अभी हमने बताया था कौन सा, तो आपके भिखारी दास, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, भिखारी दास आपका जवाब बन जाएगा, भिखारी दास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन से हैं? शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? 19 नंबर में जवाब देना है, और इसके भी जवाब क्या हो जाएंगे? आपके भिखारी दास हो जाएंगे। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ठीक है। अगर इसकी हम थ्योरी बता देते तो हो सकता है जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आप सही कर देते, लेकिन आप लोगों को थ्योरी अच्छी नहीं लगती है, तो इस कारण से डायरेक्ट आंसर पढ़ लीजिए, क्योंकि आंसर पढ़ने से आपकी मेमोरी क्या होगी? शायद बचत हो जाएगी। अगर थ्योरी बता देते तो आपकी मेमोरी बच जाती, लेकिन अब आप क्या है, मेमोरी को भरिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। भिखारी दास की रचना कौन सी है? चलिए बताइए कि भिखारी दास की रचना कौन सी है? भिखारी दास की रचना कौन सी है? 20 नंबर में देना है। चलिए यहाँ पर देखो भिखारी दास की, तो यहाँ पर अभी आपने पढ़ा, देखो चिंतामणि तो हो नहीं सकती है ना। यहाँ पर जो काव्य निर्णय है, अभी आपने 5-6 क्वेश्चन पढ़ा ना, तो यहाँ पर याद रखिए काव्य निर्णय जो आपकी है, काव्य निर्णय है, ये किसकी है? भिखारी दास की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है रस कविता को अंग कामा भूषण है भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति जो है किसकी है? रस कविता को अंग कामा भूषण है भूषण सकल। ये पंक्ति दी गई है आपकी भिखारी दास ने, मतलब जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सभी भिखारी दास की बन रहे हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? मतलब केशव दास को किस वर्ग में रखा गया है, ये पूछा गया है। केशव दास को किस वर्ग में रखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए केशव दास किसके अंतर्गत आपके आएंगे 23 नंबर में? चलिए केशव दास आते हैं किसमें? तो आपके रीतबद्ध, किसमें? रीतबद्ध, जो कि आपका जवाब ए नंबर आपका हो जाएगा कि ये रीतबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है ना। रीत धारा के कवियों में याद रखिए अलंकार जो हुआ है वो नायिका भेद आदि के लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। मतलब कि रीत वाले जो कवि धारा है उनमें अलंकार और नायिका के भेद आदि के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें से जो आपके हैं केशव दास
और पद्माकर, मतीराम ये प्रमुख रूप से आपके माने जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन है, तो केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। ये पॉइंट हमने आपको पहले ही बता दिया है। और इन्होंने काव्य में अलंकार को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। किसका, अलंकार का महत्व इन्होंने सबसे ज्यादा दिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला पूछा है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी। यहां पर जवाब दीजिए, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान किया था, किसने प्रदान किया था। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, चलिए जवाब यहां पर बनेगा सी नंबर आ रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सोलंकी राजा रुद्र। ठीक है, भूषण हिंदी रीत के रीत काल के अंतर्गत आते हैं, है ना। और इनको जो दिया था वो सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था, सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था। ठीक है, भूषण की उपाधि। ठीक है, और ये जो आपके रहे थे वो महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ कह रहा है शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है। चलिए, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है, घनानंद, बिहारी, पद्माकर या आपके भूषण, कौन बनेगा। तो ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा भूषण। कौन है आपके, तो आपके भूषण, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का जवाब दे रहा है, कह रहा है शिवा बावनी के रचयिता का नाम बताइए, शिवा बावनी के रचयिता के नाम आपको बताना है। चलिए यहाँ पर 26 नंबर देना है, 26 नंबर में। चलो देखो यहाँ पर जो बिल्कुल यूपीएट प्लस वाले हैं वो अगर ना भी पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टीजीटी, पीजीटी की और जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो फिर उद्धार नहीं होने वाला हिंदी में। आप अपने आप को कमजोर महसूस करते रहोगे, जैसे खाना खाने में आप लोग कमजोरी महसूस करोगे, लेकिन अगर खाने के साथ दूध वगैरह और कुछ पौष्टिक आहार लेते रहोगे तो आपको अपनी सेहत पर लगेगा कि नहीं हम कुछ खा रहे हैं। लेकिन ऐसे केवल खाते रहोगे तो फिर कोई मतलब नहीं होता, कुछ ना कुछ कमजोरी आपको महसूस होती है। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य को भी जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ हमारे शरीर में लग रहा है कि हम एग्जाम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको भी जरूरी है। चलिए यहाँ पर शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है, इसका ऑप्शन बन जाएगा भूषण। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, भूषण बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो बताइए वीर रस में किसने लिखा है, पद्माकर ने, भूषण ने, बिहारी ने या घनानंद ने। तो ऑप्शन आपका बनेगा 28 का बी नंबर, आपके भूषण ने आपके वीर रस में कविताएं लिखा है, किसमें, रीतकाली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले शिवाजी के और दूसरे किसके थे। तो देखो यहाँ पर भूषण बोला गया, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, पहले थे शिवाजी के, है ना, तो दूसरे किसके थे, दूसरे किसके दरबार के। तो अभी आपने पढ़ा था छत्रसाल, है ना, पढ़ा था ना, और बताया भी था छत्रसाल के थे, छत्रसाल के, पहले शिवाजी के और दूसरे छत्रसाल के थे। तो आपका जवाब हो जाएगा 30 में सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भूषण रीत काल की किस काव्यधारा के कवि हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग जवाब जल्दी से दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपने कई बार हमने अभी पढ़ा दिया है, तो अब तो आप सही कर सकते हैं, है ना। भूषण रीत काल के किस काव्यधारा के कवि हैं। चलिए 31 नंबर के जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है सी और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर। चलिए जिन लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है उनका जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन ए, रीतबद्ध काव्यधारा से। किससे है, रीतबद्ध काव्यधाराएं सिद्ध से नहीं है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भूषण का वास्तविक नाम था, भूषण का वास्तविक नाम क्या था। चलिए 32 नंबर में भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। नोट करिएगा इस प्रश्न को, भूषण का वास्तविक नाम क्या था, घनश्याम था। ठीक है, क्या था, घनश्याम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, महाकवि भूषण की रचना है, महाकवि भूषण की जो रचना है वो आपकी कौन सी है। चलिए यहाँ पर 33 नंबर जवाब देना है, 33 नंबर में महाकवि भूषण की रचना है क्या, तो ये है छत्रसाल दशक, है ना। अभी आपने पढ़ा था छत्रसाल दशक। हमने कहा है कि वीडियो को बस आप सुनते रहिए और सुनते रहेंगे ध्यान लगाकर, तो आप सही कर लेंगे ना। 100 में आप पूरे सही कर पाएंगे तो 100 में कम से कम आप ये समझिए कि आपको 50% तो एक बार में सही हो सकते हैं। सर प्लीज कमेंट देखिए थ्योरी। अरे दुर्गा पांडे जी, हम आपका कमेंट देख लिए, परेशान ना हो, है ना, हम आपका कमेंट देख लिए हैं। चलिए यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न, कह रहे शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है, किसका विवेचन मिलता है। तो शिवराज भूषण में मिलता है किसका, तो अभी हमने बताया था कि इनकी रचनाओं में या इनके समय में जो आपके होते हैं आपके अलंकार का, किसका, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है, अलंकार का मिलता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है, मतलब अलंकार का जो प्रयोग हुआ है वो आपके किस पर किया गया है।
तो किस पर किया गया है? ये किया गया है शिवराज भूषण, क्योंकि इन्हीं की रचना है तो शिवराज भूषण में होगी। सिंपल सी बात है कि जो इनकी रचना है उसी पर आपका होगा। याद रखिए, पॉइंट नोट करिएगा कि भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं, है ना। शिवराज भूषण में मतलब कह सकते हैं शिवराज भूषण में 105 अलंकार दिए गए हैं इन्होंने। और हमने बताया भी है कि अलंकार बहुत ज्यादा होते हैं। सोच सकते हैं शिवराज भूषण कविता में ही मात्र 150 अलंकार दिए हैं। कहीं कहीं एक अलंकार के साथ अधिक उदाहरण मिल जाते हैं, और कुछ अलंकार में कौन से, तो आपका उपमा, उपमेय, प्रतीप, अतिशयोक्त आदि अलंकार आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा गया है? मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि इनमें से कौन से कवि हैं जो हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि है, मतलब हिंदू जाति के कवि आपके माने जाते हैं। यहाँ पर 36 का ऑप्शन आपका बनेगा। यहाँ पर ए नंबर, ये है आपके भूषण। कौन है आपके? तो आपके भूषण है। भूषण को इन्होंने वरीयता दिया है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने ग्रंथ में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन के बारे में कई कवियों की बातें झूठी करार कहा सकता है। इनमें से यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, भूषण आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, भूषण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है, कह रहा है गंग कवि का जन्म स्थान बताइए। गंग कवि, याद रखिए गंग कवि भी कैसे कवि हैं? तो आपके रीतकालीन काव्य धारा के कवि हैं। कैसे हैं? रीतकालीन काव्य धारा के ये कवि हैं आपके गंग, जिनका जो जन्म है वो 1538 से लेके 1625 ईस्वी तक इनका है, जो कि रीतकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि इन्हें माना जाता है। इनका जन्म हुआ था इटावा में। कहां पर? इनका जन्म हुआ था इटावा जिले में, एक गांव पड़ता होगा एकनार गांव। ठीक है, एक नार गांव पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम पूछा जाता है, इनका मूल नाम क्या था? गंगाधर था। क्या नाम था? गंगाधर इनका मूल नाम था। इनके 3 ग्रंथ आपके महत्वपूर्ण मिलते हैं। एक है गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। देखो 3 पॉइंट हमने बताया। क्या बताया? हमने बताया गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अब इसका जो जवाब है कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, इटावा हो जाएगा। ठीक है, 2-3 पॉइंट और भी इनसे बनते हैं। क्या कि किस जाति के थे? तो आपके ब्राह्मण जात के थे। ठीक है, ब्राह्मण जात के ये आपके थे। अकबर के दरबारी कवि भी रहे हैं। ठीक है, ये अकबर के दरबारी कवि भी रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जो भी बनेंगे उनको देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है तुलसी गंग दो भाई सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार कौन है? तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इस पंक्ति के जो रचनाकार है वो आपकी कौन है? तो इसके जो आपके हैं वो आपकी कौन? तो आपकी भिखारी दास बनेगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, भिखारी दास ने इनके विषय में कहा है कि तुलसी गंग दो भाई भय सुकवन के सरदार। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि नैन नचाए कहो मुस्काई लता फिरायो खेलन होरी, पंक्ति जो है वो किस कवि की है? तो पंक्ति संबंधित आपको एक वीडियो दे देंगे, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा। जब ढेर सारे पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो प्राप्त ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, पद्माकर। ठीक है, अब पद्माकर से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो पद्माकर से होंगे। क्या बनेगा कि पद्माकर, जो कि याद रखिए इन्होंने होली विषेक सवैया है, मतलब जो कह सकते हैं पद्माकर है ना, पद्माकर की जो आपकी है कह सकते हैं होली विषेक सवैया है। इनका जन्म जो हुआ था ये 1880 संवत में। कब? 1880 संवत में आपके बांदा में हुआ था। ठीक है, बांदा में हुआ था। किसका? पद्माकर का। इनके पिता का नाम मोहनलाल था, मोहनलाल था। ठीक है, और पद्माकर जो है वो रीतकाल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट आपको इनको याद रखना है। अंतिम समय में क्या हुए थे? ये आपके कानपुर तट आपके चले आए थे। यहीं पर पूरा जीवन इन्होंने लगभग 7 वर्ष पूरे किए थे कानपुर में। ठीक है, प्रसिद्ध रचना इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना इनकी है गंगा लहरी। ठीक है, गंगा लहरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर कह रहा है नैन नचाए कहो मुस्काई लता फिर आए हो खेलन होरी, ये पंक्ति किसकी है? चलिए 40 नंबर में तो अभी हम बताया था होली, शब्द आ गया ना होरी, तो आपका किसका है? पद्माकर का हो जाएगा। सी नंबर पद्माकर का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गंगा लहरी किसकी रचना है? चलिए आप बताइए गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? यहां पर 42 नंबर में। चलिए गंगा लहरी पूछा है तो जवाब बन जाएगा बी, आपके पद्माकर की। किसकी है? पद्माकर की है। देखिए कि पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। कितने? पद्माकर के द्वारा 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। एक है हिम्मत बहादुर। ठीक है, दूसरा है क्या? पद्म भरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रताप शहीदी। ठीक है, और काली 25, ये आपके मिलते हैं मुख्य रूप से। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है। चलिए 43 का ऑप्शन राइट सही कौन सा बन जाएगा। चलिए प्रबोध 50 अभी हमने आपको बताया कि प्रबोध 50 के कौन है, तो आपके पद्माकर है, ऑप्शन बने आपका डी नंबर, पद्माकर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है। चलिए फिर से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कह रहे पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन बनेगा डी, पद्माभरण। पद्माभरण और एक इनका और भी है जगत विनोद, है ना, कौन सा है, जगत विनोद। ये पद्माकर के रीत ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों में अलंकार का विमोचन इन्होंने किया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है काव्य रसायन किसकी रचना है। काव्य रसायन किसकी रचना है। काव्य रसायन याद रखिए, काव्य रसायन किसकी है, भूषण, देव, बोधा या ठाकुर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, देव की है। काव्य रसायन किसकी रचना है, तो आपके देव की है। और इनके बारे में हमने 2-3 पॉइंट आपको फिर से बता दे रहे हैं। इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था इटावा जिले में। इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, इटावा जिले के घौसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, इन्होंने अनेक राजाओं के दरबार में गए, है ना, नवाबों के यहाँ रसोइयों के आश्रय में रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन इनसे आपके बनते हैं। मृत्यु हुई थी 1767 ईस्वी में लगभग आपकी हुई थी। इनकी रचनाओं में काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, ये 4-5 क्वेश्चन के ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ ऐसे नहीं आएगा, इतनी आसानी समझ नहीं आएगा। अगर आप पहली बार अगर आप कोई चीज पढ़ोगे ना तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि ये हिंदी साहित्य सबके बस की बात होती है ना, सबके बस की बात होती तो हिंदी में सब 50 में 50 लेके आ जाते, है ना। और 50 में 50 वही लाते हैं जो लोग पूरी तरीके से इच्छुक होते हैं, है ना, हर सभी के बस की बात नहीं है। चलिए, देव कवि किस जिले के थे। देव कवि किस जिले के थे, मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या इटावा। तो जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन में आपका डी नंबर। जो कवि देव हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, इटावा में 1673 ईस्वी के आसपास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सुजान विनोद के रचनाकार कौन है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है। चलिए यहां पर देना है सही जवाब कौन हो जाएगा, सुजान विनोद के रचनाकार। तो अभी आपने देखा कि अभी हमने बताया सुजान विनोद के रचनाकार आपके कवि देव है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जाति विलास के रचयिता, जाति विलास के रचयिता कौन है। तो जाति विलास के रचयिता भिखारी, देव, मतीराम या भूषण। तो इसका भी राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, कवि देव हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर अष्टायाम किसकी रचना है। अष्टायाम किसकी रचना है, सेनापति, कविदेव, भूषण या पद्माकर। 49 का भी जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर कविदेव की रचना है अष्टायाम। ठीक है, देखो अभी हमने बताया कि जितने भी हम पॉइंट बता देते हैं तो आप लोग क्या होते हैं, कुछ लोग यहाँ पर जब हम बताना शुरू करते हैं तो कुछ लोग कट्टी मार लेते हैं, है ना, सोचते हैं क्या बता रहे हैं सर जी भी, है ना, सीधा सीधा नहीं आते हैं, डायरेक्ट लाइन पे नहीं आते हैं, इधर उधर घुमाते हैं। लेकिन आपको पता है इधर घुमाने से पहले जो भी क्वेश्चन बनेगा वो वहीं से आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना कविदेव की नहीं है, नहीं है। तो देखो यहाँ पर 50 नंबर में पहला दिया है भाव विलास, जो कि है, अष्टायाम इन्हीं की है, जगत विनोद इन्हीं की है, लेकिन अलंकार गंगा, ठीक है, अलंकार गंगा ये इनकी कृति नहीं है। तो ऑप्शन बने आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रीतबद्ध कवि, रीतबद्ध कवि देव हैं, ये कैसे हैं। रीतबद्ध कवि देव हैं, ये अलंकारवादी हैं, रीतवादी हैं, वक्रोक्तिवादी हैं या रसवादी हैं। तो ये कैसे हैं, तो ये हैं आपके रसवादी। ऑप्शन बनेगा डी नंबर, रसवादी बन जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर होगा, ये रसवादी हैं। ठीक है, याद रखिए, इनको नोट कर लीजिए, ये रसवादी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मतीराम की भाषा है, मतीराम की जो भाषा है वो आपकी कैसी है। चलिए, मतीराम की जो भाषा है वो आपकी कैसी है। यहाँ पर आपका 54 नंबर में बनेगा ऑप्शन राइट आपका बी, साहित्यिक ब्रज भाषा है। मतीराम की जो भाषा है वो साहित्यिक भाषा है। याद रखिए कि ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल परंपरा रही है और हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़ चढ़कर देखा जाए तो आपके साहित्य ब्रज भाषा में ही देखने को मिलते हैं, है ना। खड़ी बोली की साहित्य भाषा बनने से पूर्व ब्रज भाषा ही मुख्य रूप से आपकी आई रही है और यही आपकी साहित्य भाषा रही है। इसी कारण मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, साहित्यिक ब्रज भाषा ऑप्शन का हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और आगे आते हैं और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो गया, जो कि देख सकते हैं रीत मुक्त काव्य में हम लोग आ चुके हैं। कहां पर आ चुके हैं, रीत मुक्त काव्य में हम लोग आ चुके हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे रीत मुक्त। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, सभी को जय हिंद।